हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, कल एक बहुत हताहत करने वाली खबर आई और वो ये थी कि बॉलीवुड के एक सफल एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं, ऐसे कौन से तथ्य होते हैं जिनके द्वारा हम इस आत्महत्या की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक हो जाता है। मैं खुद भी बहुत आहत हूँ और बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद मैंने ये स्वयं निर्णय लिया कि इस पर कुछ ठोस रिसर्चेज पढ़ूंगा और इस प्रवृत्ति को जानने का, इसके समाधान को जानने का प्रयास करूंगा। और उसी क्रम में मैंने कई मनोचिकित्सकों, जिसमें दो बड़े नाम मैं आपको शुरू में ही लेना चाहता हूं। एक मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर रौनक आजिम जी। ये कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल बम्बई में मनोरोग विशेषज्ञ हैं। इनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। इसके साथ ही साथ एक नई दिल्ली के मनोरोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, उनकी एक इंटरव्यू की टॉक पढ़ी। इसके साथ ही साथ कुछ वेस्टर्न जो एकेडमिशियन रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, उनके थॉट्स पढ़े। तो कुल मिला जुला करके हमने आपके लिए आज का वीडियो लेक्चर आत्महत्या की चुनौतियां, परिस्थितियां, मनःस्थितियां, समाधान इत्यादि बिंदुओं के ऊपर तैयार किया है। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना है कि नॉर्मली आत्महत्या या स्वाभाविक मृत्यु का डिफरेंस क्या है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग दृष्टांत और अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके सरल शब्दों में कहें तो नेचुरल तरीके से जीवन की समाप्ति मृत्यु कहलाती है और अननेचुरल तरीके से जीवन को फोर्सफुली समाप्त किया जाना आत्महत्या कहलाती है। मिला जुला कर बात यह है कि जब हम अपने जीवन को फोर्सफुली अननेचुरल तरीके से कोई क्लिनिकल या कोई ऐसी मेथड अपना करके जीवन को खत्म कर रहे होते हैं, तो उसे हम स्वाभाविक मृत्यु के बजाय आत्महत्या का नाम देते हैं। मनोविशेषज्ञों की जो इस पर रिसर्चेज हैं, उसमें इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। हम पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों, इसमें तीन बहुत बड़े नाम हैं जिनको मैंने आपके लिए अपने इस लेक्चर में शामिल किया है। पहला जो नाम है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, उनका नाम है दुर्खीम। इंग्लिश में दुर्खाइम भी मिलेगा आपको। दुर्खाइम आत्महत्या के बारे में कहता है कि आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब वह सामाजिक संबंधों, समाज की गतिशीलता, स्थिरता, अस्थिरता या सामाजिक संव्याप्तों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता और स्वयं को असफल पाता है। यानी दुर्खाइम जो है वो ये रिसर्च में अपने सामने लाता है कि व्यक्ति का जो सोशल बैलेंस है, जब वो बिगड़ जाता है, तब व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में विचार करता है और आत्महत्या जैसे कुकृत्य को अंजाम देता है। इस क्रम में जो दूसरा बड़ा नाम है वो फ्रायड का है। आप में से जो लोग बीएड किए होंगे या जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करके साइकोलॉजी के कुछ पार्ट पढ़े होंगे, उन्हें निश्चित रूप से फ्रायड का नाम पता होगा। फ्रायड ने यह कहा कि आत्महत्या एक आक्रमण कृत्य है जिसमें व्यक्ति का स्वयं को समाप्त करने के पीछे दूसरों को दुख देने का भाव निहित होता है।
तो फ्रायड ऐसा मानता है कि इट्स अटैक ऑन हिमसेल्फ, जिसमें मूल रूप में यह भावना होती है कि हम अपने इस कार्य से, जिससे हम परेशान हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं, उसको हम दुख पहुंचाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो बड़ा स्कॉलर है उसका नाम मेनिंजर है, और ये बहुत बेहतरीन एनालिसिस प्रस्तुत किए हैं, और इन्होंने आत्महत्या के लिए कहा है कि आत्महत्या व्यक्ति के रचनात्मक पक्ष पर ध्वंसात्मक पक्ष की जीत है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का जो क्रिएटिव जीवन है, जब वो हार जाता है और डिस्ट्रैक्टिव जो थॉट्स हैं, डिस्ट्रैक्टिव जो फोर्सेज हैं, वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं, तो व्यक्ति आत्महत्या की स्थिति में पहुंच जाता है। इन्होंने आगे लिखा है कि जीने की इच्छा व्यक्ति के सुपर ईगो में विद्यमान होती है, और ये सुपर ईगो का भाव स्वाभिमान पर निर्भर करता है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर निर्भर करता है। ये आगे लिखते हैं कि जब किसी कारणवश स्वाभिमान न्यून या नष्ट हो जाता है, तो आहत व्यक्ति भूखे व परित्यक्त शिशु की अवस्था में चला जाता है, जिसमें वो इतना असहाय और उत्पीड़ित महसूस करता है कि वो आत्महत्या जैसे कुकृत्य की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान वो स्वयं से संबंधित सभी व्यक्ति को, सभी वस्तु को नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसके वश में केवल स्वयं को नष्ट करना होता है, और अंततः वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो मेनिंजर का ये शोध है। एक और मनीषी हैं रोमियो रोला, उन्होंने बहुत अच्छा फिलॉसफिकल एनालिसिस इसका किया है। उनके अनुसार मृत्यु जो है वो जीवन को पूर्ण बनाती है। आप जानते हैं, लगभग सभी ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु को जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाता है, और उसके बाद जीवन का चक्र पूर्ण हो जाता है। तो उसी क्रम में इन्होंने लिखा है कि मृत्यु जीवन को पूर्ण बनाती है, और यह निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में शरीर के साथ आया हुआ है, वो शरीर के साथ जा नहीं सकता, उसे यहाँ शरीर छोड़ करके जाना है, यानी कि मृत्यु जो है वही शरीरांत करेगी। अब इस क्रम में इन्होंने लिखा है कि अतः मृत्यु की निश्चितता हमें जीवन को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करती है। जब हमको ये पता हो जाता है कि जीवन में मृत्यु जो है वो एक शाश्वत सत्य है, और जिसे डेफिनेटली हर किसी के जीवन में आना है, तो हम अपने बचे जीवन के समय का उपयोग करने के लिए गंभीर होने लगते हैं, और अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाते हैं। इन्होंने लिखा है कि जब हम जीवन के प्रति गंभीर होते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और शक्तियों का अधिकतम विकास और उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में आत्महत्या जीवन से हार व इसे वृथा बर्बाद करने का नाम है, क्योंकि इसमें जीवन की समूची क्षमताओं पर और अनुभूतियों पर तुषारापात हो जाता है। एक और नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रांस का, और वो लिखते हैं कि सभी आत्महत्याएं जो आज तक हुई हैं, उनकी पृष्ठभूमि छोटी छोटी आत्महत्याओं द्वारा तैयार होती है। वो लिखते हैं कि इसमें व्यक्ति दूसरों से कटता जाता है, जिम्मेदारियों से भागता है, और जीवन मूल्य खोजना बंद कर देता है। बहुत अहम बात है ये कि जब व्यक्ति के पास ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उसकी इंस्पिरेशन खत्म हो जाए, उसकी जो जीवन मूल्य है उनकी समाप्ति हो जाए, उनकी तलाश खत्म हो जाए, तो फिर व्यक्ति में प्रोग्रेस करने, आगे बढ़ने और ऊर्जा जो उसे ड्राइव करती है, ड्राइविंग फोर्सेज जो है उसकी लाइफ की, ये खत्म होने लगती है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि न तलाश कोई, न आरजू है, न ख्वाब कोई, न जुस्तजू है,
ये शख्स तो कब का मर चुका है, फिर बेकफन ये लाश क्यों। यानी कि एक व्यक्ति के लिए तलाश होना, आरजू होना, ख्वाहिश होना, जद्दोजहद होना, ये उसके जिंदा दिल और जिंदा होने का प्रमाण है। ब्रांस ने आखिरी बात जो लिखी है वो ये लिखी है कि आत्महत्या का कुकृत्य वास्तविक निर्णयों के बजाय अवास्तविक निर्णयों की एक श्रृंखला है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ज्यादातर विद्वानों का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि एक व्यक्ति के आत्महत्या करने के पीछे उसके सामाजिक संबंध, उसके मनोभाव, उसकी मनोवृत्ति, उसके एफर्ट, उसकी सोच, इन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई रिसर्चेज में यह बात सामने आई है कि प्रायः आत्महत्या करने वाले लोग किसी न किसी मनोरोग या मनोविकार इत्यादि से प्रभावित भी पाए गए हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से प्रमुख कारण हैं जो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कारण आपसे मैं साझा कर रहा हूं। दोस्तों, ज्यादातर विद्वानों ने आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन माना है। डिप्रेशन का भी जो मायने मतलब है वो थोड़ा सा समझने के लिए आपको इसके अंदर 2-3 और चीजों को समझना पड़ेगा। नॉर्मली डिप्रेशन का मतलब ही होता है कि जब व्यक्ति के पास ओवरलोड ऑफ वैल्यू, विशेष, एम्बिशन इत्यादि होती है और उसकी कार्यक्षमता उससे डील करने में अपर्याप्त होती है, तो व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है, अवसाद की अवस्था में चला जाता है। डिप्रेशन के बारे में विद्वानों ने इसके 2 नेचर पर बात की है। एक वो जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब उसे किसी भी प्रकार से रिकवरी की कोई आशा नहीं होती है, और एक वो अवस्था जब किसी ऐसे भयावह दुख की कल्पना करके व्यक्ति स्वयं को डिप्रेशन की जोन में लेके चला जाता है। कभी कभी ये देखा गया है कि डिप्रेशन के वास्तविक कारण हुए हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की चिंता, इसको अवास्तविक कारण भी कहा गया है, अवास्तविक कारणों से वो अपने आप को डिप्रेशन में लेके चला जाता है। तो डिप्रेशन आत्महत्या का सबसे बड़ा और पहला कारण माना जाता है। उसके बाद है दबाव, प्रेशर जो हम लेते हैं जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते, इच्छाओं का बोझ, ओवरलोड ऑफ विल्स, एम्बिशन। इसके बाद असफलता, फेल्योर। अगला जो कारण है वो असुरक्षा है। असुरक्षा के लिए 3 मुख्य कारणों को देखा जाता है। सबसे ज्यादा जो कारण है असुरक्षा के स्तर पे आत्महत्या के, वो आर्थिक कारण है। दोस्तों, आप आए दिन खबरों में पाते होंगे कि आर्थिक तंगी के कारण कोई किसान परिवार आत्महत्या कर रहा है, कोई मजदूर परिवार आत्महत्या कर रहा है। यानी कि सामान्य मनुष्य में, जिसके पास जीवन की सामान्य आवश्यकताएं पूरी करने में बहुत जद्दोजहद है, तो उसके यहाँ आर्थिक तंगी ही उसकी आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण होती है। उसके बाद जो इसमें असुरक्षा में दूसरा बड़ा कारण है वो सामाजिक असुरक्षा है। जब व्यक्ति को ये खौफ होता है कि उसके काम से समाज में उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, समाज उसे कोऑपरेट नहीं करेगा, तो ऐसे में उसमें समाज के साथ जीने की जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और वो सुसाइड की तरफ बढ़ता है। तीसरा कारण आज के समय में करियर या पॉलिटिकल फेल्योर है, जिसमें व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा लेकर पैदा हुआ है या जिस महत्वाकांक्षा में वो जीता है, जब उसे वो प्राप्त नहीं कर पाता तो उस दिशा की तरफ बढ़ता है। और भी 2-3 चीजों को लेकर के आप इसमें तथ्य को समझ सकते हैं। आत्महत्या में जो स्ट्रेस है, इसके भी बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग बातें की है। स्ट्रेस को लेकर के 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेस वो होता है जो आपको
पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए आप लेते हैं। जैसे जब आप करियर बिल्डिंग कर रहे हैं तो करियर पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, इस दौरान आपको थोड़े से स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम फिक्र भी कह सकते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रेस ऐसी दशा में आपको पहुंचा दे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक असुरक्षित, भयभीत भविष्य की कल्पना में ही अपने आप को समाप्त करने लगे, तो वो स्ट्रेस आपके जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। तो स्ट्रेस हमेशा अगर आपके पास आ रहा है तो ये चेक करना जरूरी है कि उसका ग्राउंड क्या है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में। दोस्तों, ये रही आपके पास आत्महत्या के प्रमुख कारणों की बात। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसे डील कैसे किया जाए, इससे निपटा कैसे जाए। इसके निपटने में 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति में पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है, स्वीकार्यता की शक्ति का होना जरूरी है। ये स्वीकार्यता की शक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके ना होने से व्यक्ति स्वयं को ही स्वीकार नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाएगा तो वो अपने आसपास किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी विचार, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और आइडियोलॉजी, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस ना होने से वो इतना अकेला हो जाता है, इतना शेष विश्व के साथ कट जाता है कि अंत में वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके जीवन के होने और ना होने से कोई प्रभाव इस दुनिया में नहीं पड़ेगा और वो फिर अपने जीवन को समाप्त करने पर विचार करने लगता है। दूसरी चीज एक्सेप्टेंस के बाद जो आती है वो ये है पावर टू विड्रॉ। जब व्यक्ति कोई काम करता है, स्वाभाविक है कि कभी उससे अनजाने में और कभी वो ऐसे अनुभवों से गुजरता है जो उसके लिए कठिन होते हैं। तो इस दशा में अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कृत्य हुआ है जो किसी को हानि पहुंचाया हो, किसी को हर्ट किया हो, तो व्यक्ति में यह सामर्थ्य होना चाहिए कि वो स्वयं को सरेंडर करने की स्थिति में ला सके, विड्रॉ करने की पावर उसमें हो सके, वो स्वयं को उस चीज के लिए एग्री करा सके कि उससे गलती हुई है और उसे ये दोबारा नहीं करना है। तो किसी भी चीज के भीतर जब आपके पास पावर ऑफ विड्रॉ की पावर आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी फेल्योर या किसी भी ऐसी हेटरल बात को लोड लेकर के नहीं चलोगे। नेक्स्ट बात जो है वो है पावर ऑफ फॉरगिवनेस, भूलने, भुलाने या क्षमा करने की जो शक्ति है। दोस्तों, सबसे ज्यादा आजकल स्ट्रेस का कारण यही है कि एक व्यक्ति अगर किसी से हर्ट हुआ है, किसी विचारधारा से, किसी व्यक्ति से, किसी अनुभव से, धोखा से, तो वो उसे फॉरगिव नहीं कर पाता, उसे माफ नहीं कर पाता और वो माफ ना करके उसको पोषित करता है, उसको अपने भीतर बनाए रखता है और ये उसे इतना हर्ट करती हैं, इतना अकेला करती हैं, इतना उसको कमजोर कर देती हैं कि अंततः आत्महत्या के कारणों में उसका भी नाम आ जाता है। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं जो प्रिकॉशनरी आप समझ सकते हैं। ज्यादातर मनोरोग विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जब व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी थॉट आए, ऐसे विचार आए, ऐसी पैनिक सिचुएशन आए तो उसे लिखे। आमतौर पे हम सोचते ज़्यादा है लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि लिखने में हमारे पास कोई बहुत ठोस फैक्ट हमारी सोच के आधार पर तय नहीं हो पाते। यानी सच्चाई ये होती है कि हम जो सोच रहे होते हैं उसमें कोई उतने ठोस बिंदु नहीं होते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ इसे स्ट्रेस डायरी बनाने का नाम देते हैं, जिसमें आप अपने स्ट्रेस को लिखिए और फिर उन कमियों को एक्सेप्ट करिए और उसे दूर करने के लिए प्रयास करें। दूसरी चीज जो ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन जो है वो सिर्फ ब्लैक या सिर्फ व्हाइट नहीं है, यानी सिर्फ राइट या सिर्फ रॉन्ग नहीं है, उसमें एक ग्रे एरिया भी है। उस ग्रे एरिया के भी बारे में हमको समझना होगा। हम केवल गलत और केवल सही नहीं होते हैं, हमारे कार्य
संपूर्ण गलत या संपूर्ण सही नहीं होते, उसमें एक रिलेटिविटी है। कई बार हमारे कार्य तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा सही होते हैं, कई बार हमारे कार्य तुलनात्मक रूप से ज़्यादा असफल या तुलनात्मक रूप से उतने सही नहीं होते। तो हमें यह समझना होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय हम ग्रे एरिया को भी कंसीडर करें और वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, इसे हमें जनरेट करना है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि जो लोग होते हैं जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो वो सिर्फ समस्या ही के बारे में सोचते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि वो समस्या के बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करें। उससे ये होगा कि वो किसी क्रिएटिव दिशा की तरफ बढ़ेंगे और उनका एफर्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इसके बाद जो चीज़, जो आइडियोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है वो ये है कि आप अपने आप को इस बात के लिए ट्रेन करें कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट परमानेंट कुछ भी नहीं, हर चीज बदलता है, बदल रहा है और बदलने वाला है। तो ऐसे में चाहे वो सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे टफ टाइम हो, चाहे अच्छा टाइम हो, ये सब बदलेगा। आमतौर पे लोगों को ये अनुभव होता है कि अच्छे दिन जल्दी बीत गए, लेकिन उसी समय ये भी सोचना जरूरी है कि बुरे दिन भी बीत ही जाएंगे। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब आखिर में मुझे उर्दू के दो महान कवियों की दो रचनाएं याद आ रही हैं जो आज के इस लेक्चर के लिए बहुत प्रासंगिक है। पहली रचना जो है वो निदा फाजली साहब की है। वो ये कहते हैं कि अपना घर लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। और उनका एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कुल मिला जुला करके जब हम कभी विपरीत परिस्थिति में हो तो हम अपनी सृजनात्मक क्षमता को, रचनात्मक क्षमता को, पॉजिटिव एनर्जी को तलाशें और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करें। एक और शायर जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनकी एक रचना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो आपको इस गंभीर परिस्थिति में उबरने में बहुत मौका देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे महबूब शायर बशीर बद्र की। उन्होंने एक गज़ल कही थी, उसके कुछ शेर बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस परिस्थिति में। उन्होंने कहा था कि वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। उन्होंने लिखा कि मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर, मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर, तू खिजा का फूल है मुस्कुरा, जो गुजर गया सो गुजर गया। उन्होंने लिखा है वो वफाएं थी या जफाएं थीं, ये न सोच किसकी खताएं थीं। वो वफाएं थी या जफाएं थीं, ये न सोच किसकी खताएं थीं। वो तेरा है उसे गले लगा, जो गुजर गया सो गुजर गया। आखिरी शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझे ऐतबारो यकीन नहीं, नहीं दुनिया इतनी बुरी नहीं, न मलाल कर मेरे साथ आ, जो गुजर गया सो गुजर गया। दोस्तों, कुल मिला जुला करके इस नतीजे पे पहुंचा जाना आवश्यक है कि जिंदगी में हर एक कठिन परिस्थिति में भी बहुत कुछ हमारे हाथ में होगा। हमें समझना होगा, हमें अपनाना होगा और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करना होगा। आशा है आज के लेक्चर से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा और काफ़ी मानसिक मजबूती प्राप्त हुई होगी और ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपकी प्रतिक्रिया हम तक मिलती रहे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।